फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस का यानी कि विज्ञान विषय का लेसन प्लान जो कि क्लास 9th के लिए है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आप लोगों को अगर पाठ्य योजना बनाने की ज़रूरत है विज्ञान विषय की तो आप आराम से बना सकें। डिटेल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है वीडियो देखने के बाद तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर डेली बेसिस पे आपको पाठ्य योजना की ज़रूरत है किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर 100% आप लोगों को वीडियो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। सिर्फ आपको कमेंट करने के बाद लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्टेड वीडियो में जब अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या 3। इसी तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी है जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्लास लिखनी है, कक्षा है हमारी 9वीं। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में बनाई थी। फिर विषय आपको मैं बता चुका हूँ विज्ञान है। कालांश यानी कि किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, कालांश चक्र दोनों चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं आपके कॉलेज में जो बोला जाए, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय जिस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। उसके बाद समय है यहाँ पे 30 मिनट का। प्रकरण है हमारा पदार्थ की संरचना, ठीक है। इसके बाद हेडिंग आती है आपकी शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य को ही आप विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग लिखते हैं। और इसके पहले आपको एक हेडिंग और लिखनी होती है सामान्य उद्देश्य। लेकिन सामान्य उद्देश्य अगर आप एक बार पाठ्य योजना बना चुके हैं तो सामान्य उद्देश्य बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसको सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिख के यहाँ पे जैसे शिक्षण उद्देश्य के पहले आप सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखिएगा और सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत लिख दीजिएगा कि पहले जो सामान्य उद्देश्य लिखा गया है आपका विज्ञान विषय का, सेम वही चीज़ इसमें भी रहेगा। क्योंकि सामान्य विषय आपका विषय के अनुसार बदलता है। विषय जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आपका सॉरी जब तक विषय चेंज नहीं होगा तब तक आपका सामान्य उद्देश्य चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद आपको मैं बता चुका हूँ शिक्षण उद्देश्य लिखना है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। यानी कि आपका शिक्षण उद्देश्य क्या है, ये चैप्टर पढ़ाने का। पदार्थ की संरचना आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा ये चैप्टर पढ़ाने का। और आप क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं बच्चों में, तो दोनों तरफ इस तरीके से कॉलम बना लीजिएगा। उसके पहला यहाँ पे देखिए ज्ञानात्मक में लिखा गया छात्र पदार्थ की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ की संरचना का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अवबोध। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट छात्र पदार्थ की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ की संरचना को समझ सकेंगे। इसके बाद आता है अगला हेडिंग ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया पहला पॉइंट छात्र पदार्थ की संरचना से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ की संरचना से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया छात्र पदार्थ की संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ की संरचना से संबंधित चित्र बना सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि। अभिरुचि में देखिए लिखा गया छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। छठवां पॉइंट है छात्र पदार्थ की संरचना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ की संरचना के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। अब इसके बाद हेडिंग आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया लपेट फलक यानी कि लपेट सैंपल जो आप ले जाएंगे अपने साथ, ब्लैक कलर का रोलिंग बोर्ड, उसके चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री जो भी आप यहाँ पे सामग्री यूज करेंगे शिक्षण कार्य करते समय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र पदार्थ की संरचना की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न बनाने में होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको छात्राध्यापक क्रिया एक साइड लिखना है, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रिया या फिर छात्रा क्रिया। उसके बाद आपके कॉलेज में अगर कहें 2 कॉलम का स्ट्रक्चर तो सेम जैसे यहाँ पे बना हुआ है वैसे बना दीजिए। लेकिन अगर कहें आपके कॉलेज में 3 कॉलम का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, क्रम संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, बाकी नंबरिंग, क्रम संख्या सिर्फ नंबरिंग के लिए होता है। 3 कॉलम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद क्या करना होता है कि पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा उससे आपका दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो इसी तरीके से आपको कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक यानी कि आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक होगा। पहला प्रश्न पूछेगा हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो बच्चे बता देंगे यहाँ पे 5। दूसरा प्रश्न है पदार्थों की पहचान किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा किया जाता है, तो बच्चे बता देंगे त्वचा द्वारा। फिर तीसरा प्रश्न है त्वचा द्वारा वस्तुओं की पहचान किस प्रकार की जाती है, तो बच्चे बोलेंगे स्पर्श करके।
चौथा क्वेश्चन है स्पर्श के अतिरिक्त और वस्तुओं को कैसे पहचाना जाता है, तो दृश्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा यानी कि देख के। फिर पांचवा प्रश्न है दृश्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा पदार्थ को देखने पर कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया जा गया है। देखने पे पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे हो सकता है कोशिश करें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही संभावित प्रश्न होगा यहाँ पे अपना उद्देश्य कथन बोलिए। आज हम पदार्थ की संरचना का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि छात्रों आज हम पदार्थ की संरचना के बारे में आप लोगों को विस्तारपूर्वक पढ़ाएंगे। उसके बाद आप प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ाना। प्रस्तुतिकरण में आपको टोटल 5 कॉलम बनाना है, ठीक है। यहाँ पे पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। तीसरा कॉलम है विद्यार्थी क्रियाएं, चौथा कॉलम है विधि या फिर प्रविधि, और लास्ट में श्याम प्रसार। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है पदार्थ या द्रव्य। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, किसी वस्तु के भार को किस नाम से जाना जाता है, बच्चे बोलेंगे द्रव्यमान। दूसरा है द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है, बच्चे बोलेंगे ग्राम या फिर किलोग्राम। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा आपका पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। संभावित उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर छात्राध्यापक कथन में उसकी व्याख्या कीजिए। हमारे चारों ओर स्थित भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे हवा, जल, नमक, किताब, कंप्यूटर आदि, ये व्याख्यान विधि थी। यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे व्याख्यान विधि तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। इसमें छात्र वाले कलम लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं बाकी चीज़ें। सभी द्रव्य या पदार्थ हैं, प्रत्येक वस्तु को जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है वह द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जब हम कहते हैं कि द्रव्य का द्रव्यमान होता है, इसका अर्थ है कि इसका भार होता है। एक वस्तु जितनी अधिक भारी होती है उतना ही अधिक द्रव्यमान होगा। द्रव्य स्थान घेरता है, इसका अर्थ है उसका आयतन होता है, तथा द्रव्यों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं तथा द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में वही देख लीजिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट पे देखिए यहाँ पे जो आप मुख्य पढ़ाए रहेंगे उन्हीं में से श्यामपट पे लिख सकते हैं। गुणधर्म में देखिए पदार्थ का है, पहला द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, दूसरा है यहाँ पे द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, तीसरा है द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर आता है यहाँ पे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया द्रव्य के कणों के मध्य कैसा स्थान होता है, तो बच्चे बोलेंगे रिक्त स्थान होता है। दूसरा प्रश्न है एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी तो उतना ही अधिक और क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे द्रव्यमान होता है। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए यहाँ पे। फिर आता है शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट कणाद सिद्धांत। कणाद सिद्धांत क्या है इसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे। विकासात्मक प्रश्न पहले पूछ लीजिए। पदार्थ किस छोटी इकाई से मिलकर बना है, बच्चे बताएंगे कणों द्वारा। कणों का आकार कैसा होता है, तो बच्चे बता देंगे अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्म कणों का सिद्धांत किसने दिया था, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कणाद ने, या फिर यहीं पर रुक जाएंगे तो कणाद का सिद्धांत आप बता दीजिएगा। नहीं तो अगर बताएंगे तो फिर चौथा प्रश्न पूछिए कणाद के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए। ये नहीं बता पाएंगे विस्तारपूर्वक। संभावित उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर छात्राध्यापक कथन में देखिए लिखा गया है प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य से के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की अविभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से में पाए जाते हैं। छात्र वाले कॉलम में आपको सेम चीज लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में, और श्यामपट पे देखिए लिखा गया है भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु कहा। अब यहाँ पे फिर से बोध प्रश्न आ गया। बोध प्रश्न पूछिए भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने कणों के बारे में क्या कहा, तो बच्चे बताएंगे कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने सूक्ष्म कणों को क्या कहा, तो बच्चे बोलेंगे परमाणु। ये प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए यहाँ पे। फिर आता है तीसरा परमाणु। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछिए यहाँ पे। विकासात्मक प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है द्रव्य को विभाजित करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। दूसरा प्रश्न है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के
से में किसका निर्माण होता है? बच्चे बोलेंगे परमाणु का। फिर तीसरा प्रश्न है परमाणु के बारे में आप क्या जानते हैं? ये संभावित उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे संभावित लिख दीजिए या फिर समस्यात्मक लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब इसका भी आप व्याख्या कीजिए। छात्राध्यापक कथन में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इनका आकार लगभग 10⁻10 मीटर परास का होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं तथा छू सकते हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज लिखना है आपको। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी में या फिर अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। फिर इसके यहाँ पर लिखा गया है परमाणु अत्यंत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं। इनका आकार लगभग 10⁻10 मीटर परास का होता है। फिर से बहुत प्रश्न पूछिए। परमाणु का आकार कितना होता है? बच्चे बोलेंगे 10⁻10 मीटर परास। दूसरा प्रश्न है सूक्ष्मतम कणों से किसका निर्माण होता है? बच्चे बोलेंगे परमाणु का। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 5 प्रश्न पूछा गया है। सामान्यतः कण किस रूप में पाए जाते हैं? इसका उत्तर देना है। 4 ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को डैश 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 कहते हैं। तीसरा है आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, सत्य है या फिर असत्य। चौथा है महर्षि कणाद ने परमाणु की पहचान कैसे की थी। पांचवा प्रश्न है द्रव्य किसे कहते हैं। और लास्ट में आता है हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य में 2 प्रश्न दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए। पहला प्रश्न है द्रव्य के गुणधर्मों को लिखिए। दूसरा प्रश्न है परमाणु किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। लास्ट में हेडिंग है आपका पर्यवेक्षक टिप्पणी। यहाँ पे आपके द्वारा किया गया जो पाठ्य योजना में अच्छाइयाँ या फिर आपके अंदर जो कमियाँ होंगी उसको पर्यवेक्षक यहाँ पे लिखिएगा, टिप्पणी देगा अपना। तो यही था आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को ऐसे ही लेसन प्लान की ज़रूरत है, पाठ्य योजना की ज़रूरत है, तो आप नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।